अस्सलाम वालेकुम। फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? फाइनल ईयर आवाज आ रही है? नेटवर्क की इशू की वजह से थोड़ा सा लेट जो है वो ऑनलाइन हो गया। बच्चों को एक मैसेज कर दो ग्रुप में कि सारे ऑनलाइन हो जाए, ठीक है? फाइनल ईयर आवाज आ रही है आप लोगों को? ओके, सो हम डिजास्टर पढ़ रहे थे, ठीक है? लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिजास्टर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था, उसकी इंट्रो के बारे में कि डिजास्टर है क्या, ठीक है? उसके बाद हमने उसके टाइप्स पढ़े थे जो कि मेन मेड और नेचुरल डिजास्टर के बारे में है, ठीक है? उसके बाद हमने डिजास्टर के कुछ फेजेस पढ़े थे जो कि 3 फेजेस है, प्री इम्पैक्ट फेज है, इम्पैक्ट फेज है और पोस्ट इम्पैक्ट फेज है। एक इम्पैक्ट को हमने सेंट्रलाइज करके बाकी 2 फेजेस को जो है वो थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है? उसके बाद अगर एक पोस्ट इम्पैक्ट फेज या अगर रिकवरी फेज में इंसान जो है या अगर एक विक्टिम जो है वो रिकवर हो रहा है एक डिजास्टर से, तो वो ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्टली या जो है वो अचानक इस तरह जो है वो किसी शॉर्ट टर्म में जो है वो रिकवर हो जाता है। उसको जो है वो कुछ स्टेज से गुजरना पड़ता है। उन स्टेजेस के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि 4 स्टेजेस है, डिनायल है, इमोशनल रिस्पॉन्स है, एक्सेप्टेंस है एंड देन रिकवरी की तरफ जो है वो जाता है, ठीक है? उसके बाद कुछ फैक्टर्स पढ़े थे जो कि डिजास्टर को अफेक्ट करता है, जिसमें प्रेडिक्टेबिलिटी, कंट्रोलेबिलिटी, फॉरवार्निंग वगैरह ये सारी चीजें जो है वो हमने पढ़ी थी, ठीक है? रोल ऑफ नर्स पढ़ा था। एज अ नर्स जो है वो हमारा क्या रोल है एक डिजास्टर में, एक डिजास्टर को कंट्रोल करने में, एक डिजास्टर को मैनेज करने में। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में रोल प्लेयर्स कौन कौन से है, ठीक है? कौन कौन है जो कि अपना रोल प्ले करते हैं एक डिजास्टर को मैनेज करने में, ठीक है? और उसके बाद हमने डिजास्टर मैनेजमेंट की कुछ स्टेजेस पढ़े थे, जिसमें मेटिगेशन था, जिसमें जो है वो प्रिपरेशन था, रिस्पॉन्स था और रिकवरी था, ठीक है? रिस्पॉन्स में हमने डिजास्टर के लेवल्स पढ़े थे कि किस लेवल का डिजास्टर होगा तो आपने किस तरह जो है उसे मैनेज करना है, ठीक है? तो यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज भी पढ़े थे हमने। यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। क्लियर है यहाँ तक? चलो, ट्रियाज पढ़ते हैं, ठीक है? सो व्हाट इज ट्रियाज? एनी आइडिया? ये हमने पहले थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, आई थिंक मैंने आप लोगों से पूछा भी था एक दिन। कुछ मुझे पता चला था कि कुछ बच्चों से जो है वो इमरजेंसी में किसी ने पूछा था कि व्हाट इज ट्रियाज, तो इस वजह से थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था। आप लोगों ने देखा होगा इमरजेंसी में जो है वो जब हम शालामार के इमरजेंसी में एंटर होते एक वहां पे एक रूम बनाया गया ट्रियाज, ठीक है? असल में ट्रियाज का मतलब क्या है? ट्रियाज का मतलब है द सॉर्टिंग ऑफ पेशेंट टू सेट प्रायोरिटीज, ठीक है? हमने क्या करना है, हमने पेशेंट्स को सॉर्ट आउट करना है, ठीक है? हमने पेशेंट को सॉर्ट आउट करना है, हमने प्रायोरिटीज जो है वो सेट करनी है, ठीक है? किस चीज की बेस पे? नीड्स की बेस पे, साइट ऑफ ट्रीटमेंट के बेस पे, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट के बेस पे, ठीक है?
दो तरह की सिचुएशंस आती हैं हमारे पास, डिजास्टर सिचुएशन एंड नॉन डिजास्टर सिचुएशन। ठीक है, अगर डिजास्टर है, अगर बाहर है हम, जिसमें हमारे पास मैसिव कैजुअलिटीज हैं, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम सर्वाइवल की बेस पे जो है वो डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अगर डिजास्टर सिचुएशन है तो हम सर्वाइवल की बेस पे डिसीजन लेते हैं। ठीक है, अगर नॉन डिजास्टर सिचुएशन है, अगर हमारे पास जो है वो हम हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर है, हम इमरजेंसी में है, हम आईसीयू में है, हम सीसीयू में है, ठीक है, हम एक वेल डिजाइन सेटअप के अंदर है, तो फिर हम हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो उस पेशेंट को देते हैं जो ज्यादा क्रिटिकल पेशेंट है, जिसमें सबसे ज्यादा रिसोर्सेज भी लगे, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन हम उस पेशेंट को बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सेम इस डिजास्टर सिचुएशन है, डिजास्टर है, हमने जो है वो हम किसी फील्ड पे काम कर रहे हैं, तो हम वहां पे ये कोशिश करते हैं कि हम कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचा सके। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब डिजास्टर ट्रियाज सिस्टम है, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम कैटेगराइज करते हैं पेशेंट को, सॉर्ट आउट करते हैं पेशेंट को। ठीक है, तो हमने 5 क्लासेस बनाए हैं, क्लास 1, 2, 3, 4 और 5। हर एक क्लास को हमने क्या किया है, हर एक क्लास को हमने डिफरेंट कलर कोडिंग दिया है। ठीक है, क्लास 1 को हमने कोड किया है रेड के साथ, जो कि इमरजेंट क्लास है। क्लास 2 को हमने किया है येलो के साथ, जो कि अर्जेंट क्लास है। ठीक है, क्लास 3 को हमने किया ग्रीन के साथ, जो कि नॉन अर्जेंट है। ठीक है, और क्लास 4 को किया है हमने व्हाइट के साथ, जो कि माइनर है। ठीक है, और क्लास 5 को हमने किया है डेड और एक्सपेक्टेड टू डाई ब्लैक के साथ। ठीक है, इसी तरह हमने कलर कोडिंग की है। कलर कोडिंग का फायदा क्या है? कलर कोडिंग का फायदा असल में ये है कि हमें पता चलता है कि किस ग्रुप के पेशेंट से और किसने जो है इन्हें डील करना है। ठीक है, जब भी आप किसी डिजास्टर एरिया में जाते हो, डिजास्टर फील्ड में जाते हो, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले आप पेशेंट को कैटेगराइज कर लेते हो। ठीक है, पेशेंट को आप क्या करते हो, कैटेगराइज कर लेते हो। जो इमरजेंट है उनको इमरजेंट एक अलग टीम जो है वो डील कर रही होती है। ठीक है, उनको हम टैग्स लगा लेते हैं और एक अलग टीम उन पे लगा लेते हैं। ठीक है, इसी तरह अर्जेंट के लिए अलग टीम लगा लेती है। ठीक है, इसी तरह जो है वो डिलेड एक्सपेक्ट और सबके लिए जो है मिनिमल, सबके लिए जो है वो हम टीम्स जो है वो अलग अलग कर लेते हैं। हर टीम जो है वो अपनी पेशेंट्स जो है वो फिर देखते रहते हैं। ठीक है, ओके, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग अगर आप लोगों ने देखी हो, एमएसएन की जो बुक है, ठीक है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमने उसमें से भी पढ़ ली है। ठीक, उसमें एक टेबल है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में। ठीक है, एमसीआई मास के ज्वेलरी एक्सीडेंट्स के लिए उन्होंने भी एक ट्रियाज कैटेगरी बनाई है। ठीक है, लेकिन उन्होंने कैटेगरी जो है वो 4 कैटेगरीज की है। ठीक है, तो उनमें सबसे फर्स्ट कैटेगरी जो है वो क्या है, वो इमीडिएट है। नेक्स्ट वन जो है वो डिलेड है। ठीक है, थर्ड जो है वो मिनिमल है, और फोर्थ जो है वो एक्सपेक्टेंट है। ठीक है, इमीडिएट को हमने प्रायोरिटी 1 और रेड कलर का निशान दिया, रेड कलर का टैग हम देते हैं। ठीक है, अब इमीडिएट इंजरीज में कौन कौन सी इंजरीज आती है? इमीडिएट इंजरीज वो इंजरीज है जो कि कम से कम इंटरवेंशन पे हम इन पेशेंट्स को जो है वो बचा सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने वो इंटरवेंशंस नहीं दी, आप जो है अगर लेट हो गए हो, तो ये पेशेंट्स जो है ये एक्सपेक्टेंट की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, अगर थोड़ा सा आपने डिले किया तो ये पेशेंट जो है ये मर सकते हैं। ठीक है, अब किन किन इंजरीज की हम यहाँ पे बात करें, किस इंजरीज की हम बात कर रहे हैं? ठीक है, कौन कौन सी ऐसी इंजरीज है? सो सकिंग चेस्ट वुंड है। ठीक है, एयरवे अगर किसी का ऑब्स्ट्रक्ट हुआ है, कोई मैकेनिकल कॉज है, कोई शॉक है, कोई हीमोथोरैक्स है। ठीक है, स्पेक्सिया है किसी का चेस्ट वुंड है। ठीक है, तो ये सारी चीजें वो चीजें हैं। ठीक है, ये नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे, एक दफा आप लोग खुद भी पढ़ लेना। ठीक है, लेकिन हमने अभी यहाँ पे जो मेजर मेजर चीजें हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है वो डिलेड है। ठीक है, अब डिले वो पेशेंट्स है जिनको हम थोड़ा सा वेट करा सकते हैं, जिनको हम कहते हैं कि भाई आप जो है 1-2 घंटे में जो है वो, हम कहते हैं कि चलो ठीक है 1-2 घंटे अगर इन्हें जो है वो रोका जाए तो कोई इशू नहीं होगा, ये जो है वो सीरियस नहीं हो सकते। ठीक है, तो इनको हम टेक देते हैं येलो टेक। ठीक है, और इनमें मोस्टली जो पेशेंट है वो हेमरेज की या सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज या जो मैक्सिलोफेशियल वाले सारे पेशेंट्स आते हैं वो इसी के अंदर आते हैं।
ठीक है। द नेक्स्ट वन जो है वो मिनिमल है। मिनिमल को हमने एक प्रायोरिटी थर्ड पे रखा है, ग्रीन कलर कोड दिया है हमने। ये माइनर इंजरीज के साथ ही इनको हम दिनों तक या घंटों तक जो है वो हम वेट करा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, जिस तरह कोई जो है वो माइनर बर्न के साथ है, माइनर स्प्रेन के साथ है, किसी का स्मॉल कोई कट वगैरह लगा हो, किसी को साइकोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम होती है, इन्हें हम वेट करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो लास्ट वन है वो एक्सपेक्टेंट है। एक्सपेक्टेंट जो है इनकी एक्सटेंसिव इंजरीज होती है, इनके सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आप डेफिनेटिव केयर भी दो ना, आप बहुत अच्छी तरह केयर दो, तब भी जो है ये पेशेंट्स, इन पेशेंट्स का बचना जो है वो मुश्किल होता है। ठीक है, इनको बाकी की जुल्टी से जो है वो हम अलग कर लेते हैं, ताकि उनके ऊपर जो है वो वहां पे हमारे पास जो है वो रश ना हो या कुछ चीजें साथ में। ठीक है, कि वो पेशेंट है जिनको जो अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट्स होती है, जिनकी पेनिट्रेटिंग हेड इंजरीज होती है, जिनकी स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज होती है, ठीक है, जिनकी कोई ऐसी इंजरीज हो जिसमें मल्टीपल एनाटॉमिकल साइट्स या मल्टीपल ऑर्गन्स जो है वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, या थर्ड डिग्री सेकंड डिग्री बर्न, लेकिन 60% से ज्यादा बॉडी अगर किसी की बर्न हुई हो, ठीक है, तो उनका आपको पता होता है कि इनको अगर हम यहाँ पे डेफिनेटिव केयर भी दे, तो तब भी ये पेशेंट्स ये बच नहीं सकते। बस सिर्फ सिर्फ जो है वो हमारी रिसोर्सेज जो है वो ज़ाया होगी। अब ये भी नहीं है कि उन पेशेंट्स को ऐसे ही छोड़ना है, उन पेशेंट्स को ऐसे नहीं छोड़ना, उन्हें केयर देना है। ठीक है, उनके लिए एक टीम अलग रख दी है, क्योंकि एथिकली तो रॉन्ग है ना, ऐसे तो हम नहीं छोड़ सकते ना, तो ऐसे इन्हें नहीं छोड़ना। लेकिन ये है कि इन पे हम ज्यादा रिसोर्सेज जो है वो जाया नहीं करते वहाँ पे। अगर हॉस्पिटल सेटअप की बात करें तो हॉस्पिटल सेटअप में इस तरह के पेशेंट्स को जो है वो हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, ओके। एंड ट्रियाज ड्यूरिंग डिजास्टर। ठीक है, अब विक्टिम विद लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन एंड अ गुड चांस ऑफ सर्वाइवल आर केयर फॉर फर्स्ट। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखें कि डिजास्टर के दौरान हमने क्या करना है, हमने उन विक्टिम्स को जो है वो ट्रीट करना है जो कि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस के साथ है, लेकिन उनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि डिजास्टर में मेडिकल पर्सनल से ज्यादा जो है वो विक्टिम्स होते हैं जो कि हमने ट्रीट करने होते हैं। ठीक है, तो जिनकी सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा है उनको अगर हम पहले ट्रीट करें, ठीक है, तो ज्यादा अच्छा होता है। नेक्स्ट, द मोर्टली wounded and those who are not expected to survive are attended later। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि जिन पेशेंट्स के सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं उनको हम लास्ट पे जो है वो डील करते हैं। ठीक है, उनको हम लास्ट पे डील करते हैं। अब डिजास्टर के कितने टाइप्स होते हैं। केमिकल डिजास्टर, अब ये जो आजकल फोग है, ये क्या है, ये भी एक डिजास्टर ही। ठीक है, स्मोग और फोग, ये सारी चीजें। तो आपको कैसे पता चलेगा कि एक कोई केमिकल अटैक हुआ है, कोई केमिकल डिजास्टर है। फर्स्ट लाइन की एग्जांपल, फर्स्ट लाइन की एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास कोई लाइफ थ्रेटनिंग, पहली फर्स्ट लाइन देखो। ठीक है, कहते हैं कि अगर आपके पास कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन का कोई विक्टिम हो लेकिन उनके सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा हो, तो आपने सबसे पहले उन्हें डील करना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पेशेंट आता है, कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है उसका, उसके गले में कुछ फंस गया हो। ठीक है, उसे जो है वो कोई, फॉर एग्जांपल कहीं पे जो है वो जलजला आया, कुछ भी हुआ है, धमाका हुआ है, जो भी है, उसके गले में कोई ऐसी चीज फंसी है जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा। ठीक है, उसके ऊपर कोई चीज पड़ी है जो उसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा, कोई मैकेनिकल ब्लॉकेज है, आप उसे निकाल दो। ठीक है, बंदा ठीक हो जाएगा। लाइफ थ्रेटनिंग है, अगर आप निकालोगे नहीं तो विद इन सेकंड्स जो है वो मर सकता है, लेकिन आपके रिसोर्सेज उस पर बहुत कम लग रहे हैं। ठीक है, उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि एक चीज है वो आप निकाल लो तो बंदा ठीक। ठीक है, तो इस तरह के लोगों को हम पहले ट्रीट करते हैं। ठीक है, ओके। केमिकल डिजास्टर की तरफ आते हैं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि एक एरिया में जो है वो केमिकल डिजास्टर हुआ या केमिकल डिजास्टर चल रहा है। ठीक है, तो जब भी कोई केमिकल डिजास्टर हो तो उस एरिया में फॉग या लो लाइंग क्लाउड्स जो है वो आपको एटमॉस्फेयर पे नजर आएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको डेड बर्ड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, इंसेक्ट्स वगैरह पर्टिकुलर एरिया के अंदर जो है वो आपको मिलेंगे। ठीक है,
उस एरिया के लोग जो है वो ज़्यादा बीमार होंगे, कुछ लोग ज़्यादा जो है वो डेथ्स होगी उस एरिया में, ठीक है? और एक टिपिकल ऑर्डर होगा जो कि कोई एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। टिपिकल ऑर्डर होगा, एक स्मेल होगा उस एरिया में, ठीक है? लोग यही कहेंगे कि कुछ अजीब-सी स्मेल आ रही है। तो ये क्या है? ये केमिकल डिज़ास्टर के निशानात हैं। या था कोई क्वेश्चन? ठीक है। केमिकल वेपन्स है, ठीक है? कौन-कौन सी केमिकल वेपन्स है जिनके ज़रिए जो है वो अटैक्स होते हैं, जिनके ज़रिए जो है वो डिज़ास्टर लेके आ सकते हैं लोग। So chemical substances that quickly cause injury or death and cause panic and social disruption agents. केमिकल एजेंट्स तो काफ़ी सारे हैं जिनकी वजह से जो है वो डिज़ास्टर्स आ सकते हैं, ठीक है? जो डिज़ास्टर के लिए लोग यूज़ करते हैं वेसिकेंट्स है, नर्व एजेंट्स है, ब्लड एजेंट्स है, पल्मोनरी एजेंट्स है, ठीक है? ये सारे एजेंट्स जो है ये वोलेटिलिटी में एक दूसरे से डिफरेंट है। परसिस्टेंसी, टॉक्सिसिटी हर चीज़ में डिफरेंस है इनका, ठीक है? लेकिन इनको जितनी जल्दी जो है वो हम इवैक्यूएट करें, जितनी जल्दी जो है हो सके इनको हम डिकंटामिनेट करें तो इंसिडेंट्स को जो है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं एज़ पॉसिबल, ठीक है? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के ऊपर जो है वो कोई केमिकल गिर गया, ठीक है? तो जितनी जल्दी हम उसे जो है वो वॉश करेंगे, जितनी जल्दी जो है वो हम उस बंदे को डिकंटामिनेट करेंगे उस एरिया को, तो वो बंदा जो है वो बच जाएगा, उस बंदे के बचने के चांसेस जो है उतने ज़्यादा होते हैं, ठीक है? तो डिफरेंट केमिकल वेपन्स जो है वो यूज़ होते हैं। अब वेसिकल्स क्या है? वेसिकल्स में मुख्तलिफ सब्सटेंसेस है जिस तरह लेविसाइड्स है, सल्फर मस्टर्ड है, नाइट्रोजन मस्टर्ड है, पॉज़जीन है, ठीक है? ये सारी चीज़ें जो इनकी वजह से ब्लिस्टर्स कॉज़ होते हैं, बर्न होते हैं, इसकी वजह से रेस्पिरेटरी इफ़ेक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा आती है, अगर कोई इसे जो है वो इन्हेल करे। इन एजेंट्स के बारे में आगे हम सारे एक-एक के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो ब्लिस्टर्स वगैरह जो है वो आती है, बर्न होता है इसकी वजह से, ठीक है? रेस्पिरेटरी इफ़ेक्ट्स इसकी इतनी सीरियस होती है कि इसकी वजह से जो है वो डेथ भी कॉज़ होती है, ठीक है? तो आपने इन्हें क्या करना है, आपने अगर किसी ने ये वेसिकल्स वगैरह जो है वो ली हो तो आपने सोप और वाटर के साथ जो है इसे डिकंटामिनेट करना है, ठीक है? स्क्रब नहीं करना, ठीक है? स्क्रब नहीं करना इसे। और अगर आई एक्सपोज़र हुआ हो तो आपने जो है वो बार-बार जो है उसे वॉश करना है, ठीक है? लेविसाइड के लिए स्पेशली जो है वो एक ट्रीटमेंट यूज़ होता है जो कि डाइमर्किप्रोल जो है वो आईवी या टॉपिकली जो है वो यूज़ करती है, ठीक है? इसमें ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये जो केमिकल एजेंट्स और ये सारी चीज़ें, लेकिन बस सिर्फ़ आप लोगों को एक आइडिया हो कि डिज़ास्टर जो है वो इस तरह के डिज़ास्टर्स जो है वो भी आते हैं, ठीक है? लेकिन अगर इस तरह का कोई डिज़ास्टर आया तो हमने उनको किस तरह जो है वो डील करना है, ठीक है? उसके बाद नर्व एजेंट्स हैं। नर्व एजेंट्स में क्या है सेरीन है, सुमान ऑर्गानो फॉस्फेट्स है, ठीक है? ये क्या करते हैं? ये कोलिन स्ट्रेस को इनहिबिट करता है। उसकी वजह से आपकी जितनी भी कोलिनर्जिक सिम्पटम्स है ना वो आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है? आप लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, सीयर, कॉपी सिक्रीशंस, एपनिया, डेथ ये सारी चीज़ें जो है ये इसी की वजह से होती है, ठीक है? ये सेरीन ये नर्व एजेंट्स है। कॉपियस सिक्रीशन क्या होता है? व्हाट इज़ कॉपियस सिक्रीशन?
बहुत ज़्यादा सिक्रीशंस, ठीक है? अबंडेंट अमाउंट में जो है वो सिक्रीशंस आते हैं इसकी वजह से। इसको ट्रीट करने के लिए हम सपोर्टिव केयर देते हैं, एट्रोपिन देते हैं, बेंजोडाइज़ेपिन देते हैं और इसको भी हम सोप और वाटर या सलाइन के साथ जो है वो डिकंटामिनेट कर लेते हैं, ठीक है? प्लास्टिक इक्विपमेंट जो है वो हम यूज़ नहीं करते इसमें क्योंकि प्लास्टिक इक्विपमेंट जो है वो सरीन गैस को जो है वो एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। तो ये एक दफ़ा आप लोग देख लो, ठीक है? इसमें इतना कुछ नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है इतना ये, बस ये है कि थोड़ा-सा जो है वो एक दफ़ा हमने डिस्कस करना था। रेडिएशन एक्सपोज़र अगर किसी को जो है वो कोई जो है वो रेडिएशन से एक्सपोज़ हुआ तो उसको हमने किस तरह देखना है, ठीक है? तो रेडिएशन एक्सपोज़र जो है वो न्यूक्लियर वेपन्स से या न्यूक्लियर रिएक्टर से जितने भी इंसिडेंट से, ठीक है? या अगर कोई रेडियोएक्टिव सैंपल्स जो है उससे एक्सपोज़ हुआ तो उसको हम यही कहेंगे, उसको हम रेडिएशन एक्सपोज़र के अंदर जो है वो काउंट करेंगे। अब रेडिएशन एक्सपोज़र जो है ये डिपेंड करता है कि आपने जो है वो किस टाइम, किस डिस्टेंस के साथ या किस शील्ड के साथ जो है वो आप एक्सपोज़ हुए हो, ठीक है? क्योंकि मोस्टली रेडिएशंस के साथ जब हम एक्सपोज़ होते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे आगे जो है वो शील्ड हो, ठीक है? तो हम सारी चीज़ें जो है वो देखते हैं कि शील्ड था, नहीं था, टाइम कितना था, डिस्टेंस कितना था, ये सारी चीज़ें जो है वो हम देख लेते हैं। अब रेडिएशन एक्सपोज़र जो है वो 3 तरह का होता है। एक्सटर्नल रेडिएशंस है, एक कंटामिनेशन है और इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है? एक्सटर्नल रेडिएशन में ये है कि आपकी पूरी बॉडी या बॉडी का एक पार्ट जो है वो एक्सपोज़ हुआ होता है रेडिएशन के साथ। इसके लिए किसी डिकंटामिनेशन की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए जो है वो ये कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, ठीक है? आपकी ब बाहिर बॉडी जो है वो बस एक्सपोज़ हुआ है, बस ठीक है। नेक्स्ट क्या है कंटामिनेशन है। कंटामिनेशन ये है कि आप रेडियोएक्टिव गैसेज़ के साथ जो है वो एक्सपोज़ हो या रेडियोएक्टिव लिक्विड या सॉलिड्स भी हो सकते हैं, मोस्टली जो इसमें गैसेज़ होते हैं, ठीक है? अब उसमें क्या होता है, उसमें ये है कि ये मेडिकल इमरजेंसी है, ठीक? ये मेडिकल इमरजेंसी है। अगर आपने जो है इसे निकाला नहीं तो ये इनकॉर्पोरेट हो जाएगा बॉडी के अंदर और अंदर जो है वो काम जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक है? फिर इनकॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन ये है कि हमने रेडियोएक्टिव मटेरियल को बॉडी के अंदर लिया है, ठीक है? हमने रेडियोएक्टिव मटेरियल को बॉडी के अंदर लिया, तो 3 तरह की रेडिएशन एक्सपोज़र होता है, ठीक है? फर्स्ट तो ये है कि एक्सटर्नल एक्सपोज़ है, हमारी बॉडी जो है वो एक्सटर्नली एक्सपोज़ हुई है, तो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? कोई इश्यू नहीं है। ये इसके लिए डिकंटामिनेशन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मतलब कोई एक्स-रे कर रहा है और मैं खड़ा था, ठीक है? और मैंने जो है वो मेरे ऊपर जो है वो रेज़ आ गए और मेरी बाहर मतलब एक्सटर्नल बॉडी जो है वो एक्सपोज़ हो गई, तो दैट डज़न्ट मैटर, ठीक है? नेक्स्ट फिर क्या है कंटामिनेशन, कंटामिनेशन में ये है कि मैंने कोई स्पेशली ये गैसेज़ और लिक्विड्स के लिए है, ठीक है? लेकिन इन सॉलिड भी जो है वो हम कह सकते हैं क्योंकि पॉसिबल है कि सॉलिड जो है वो भी कोई इस तरह एक्सपोज़ हो जाए कि बॉडी के अंदर चला जाए। और नेक्स्ट फिर क्या है इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन तो ये है कि इनकॉर्पोरेशन में ये है कि रेडियोएक्टिव मटेरियल जो है वो आपकी बॉडी के अंदर चले गए, ठीक है? कंटामिनेशन में 3 चीज़ें हो गई। फर्स्ट में क्या हो, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सपोज़ हो गए, दूसरे में आप कंटामिनेट हो गए, ठीक है? आपके ऊपर असर हो गया और तीसरे में आपकी बॉडी के अंदर ही चला गया वो चीज़, ठीक है? तो ये रेडिएशन एक्सपोज़र की 3 तरीकों से आप रेडिएशन को एक्सपोज़ होते हैं। अब आपने देखना है कि रेडिएशन एक्सपोज़र में कि उसने डैमेज कितना किया था, ठीक है? उसको फिर हमने डिकंटामिनेट करना है। इसकी वजह से कौन-कौन सी चीज़ें होती है, एक्यूट रेडिएशन सिकनेस सिंड्रोम, बोन मैरो जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जीआई की प्रॉब्लम्स आ सकती है, कार्डियोवास्कुलर आ सकती है, सीएनएस के प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है? और इसके लिए हम फिर पर्टिकुलर ट्रीटमेंट देते हैं, चिलेटिंग एजेंट्स देते हैं, आइसोटोप स्पेसिफिक एजेंट्स देते हैं, एक्सक्रीशन एजेंट्स देते हैं ताकि ये जो रेडिएशन है ये एक्सक्रीट आउट हो जाए, ठीक है? या डाइल्यूटिंग एजेंट्स देते हैं ताकि ये डाइल्यूट हो जाए और इसका असर जो है वो कम हो जाए। अब अगर आपने किसी ऐसे पेशेंट को जो है वो डिकंटामिनेट करना है जो कि रेडिएशन से एक्सपोज़ हो, तो आपने इसका ट्रियाज जो है ये आउटसाइड द हॉस्पिटल करना है। हॉस्पिटल के अंदर नहीं करना क्योंकि वो रेडिएशन जो है वो हॉस्पिटल के अंदर सारी जो है वो स्प्रेड हो जाएँगी। तो आपने क्या करना है, आपने आउटसाइड द हॉस्पिटल जो है इसका ट्रिएज करना है, ठीक है? ट्रियाज करना है, फ्लोर को जो है वो कवर करना है जहाँ पे आपने इसे पेशेंट को डिकंटामिनेट करना है, ठीक है? और स्ट्रिक्ट आइसोलेशन प्रिकॉशंस जो है वो आप यूज़ करोगे। ताकि जो कंटामिनेंट्स है वो कहीं और जो है वो ट्रेक आउट ना हो जाए, कहीं और जो है वो स्प्रेड ना हो जाए।
अब इससे जो वेस्ट निकलता है, इससे जो चीजें निकलती है, इसका वेस्ट जो है वो आपने डबल बेक्ड करनी है, ठीक है, डबल बैग्स में डालने, डबल शॉपर्स में जो है वो बेक करने हैं, और उसके ऊपर जो है वो आपने मेंशन करना है कि दीज आर द रेडिएशन वेस्ट, ठीक है। इसके अलावा जो है वो आप आपने अपने लिए क्या करना है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है, अपने प्रोटेक्शन के लिए आपने वाटर रेजिस्टेंट ग्लव्स, ठीक है, इसके वाटर रेजिस्टेंट गाउन्स, 2 पेयर्स ऑफ ग्लव्स, कैप, गॉगल्स, मास्क, बूटी, सारी चीजें जिसमें मतलब आपने सारी वो चीजें जो है वो पहन रखनी है कि आप जो है वो कंप्लीटली कवर हो, ठीक है। उसके अलावा जो है वो आपके पास एक डोजिमेट्री डिवाइस होना चाहिए। डोजिमेट्री डिवाइस से आप जो है वो उस रेडिएशन का डोज जो है वो आप मेजर करोगे कि रेडिएशन का डोज इस टाइम पे जो है वो कितना है, ठीक है। अब पेशेंट, जब आपको पता चल जाए कि किसी पेशेंट को जो है वो रेडिएशन के लिए, तो आपने पेशेंट को जो है वो सर्वे करना है, ठीक है, पेशेंट को जो है वो डोजिमेट्री करनी है, पेशेंट की आपने देखना है, और फिर उसको कंटामिनेशन एरिया की तरफ जो है वो डायरेक्ट करना है, लेके जाना है, ठीक है। आपने आपने क्या करना है, आउटसाइड द हॉस्पिटल जो है उसे शावर देना है। अब शावर किस तरह देना है, उसकी उसके लिए पानी, उसका टॉप, टॉवल, सोप, गाउन, सारी चीजें जो है ये क्या है, ये आपने कलेक्ट करनी है, ठीक है। और वो सारी चीजें जो है ये, क्योंकि सारी चीजें जिन जिन चीजों को आपने यूज करना है वो सारी चीजें बाद में आपने वेस्ट करनी है, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को जो है वो शावर कर दिया, ठीक है, उनका जो पानी था, टाप, टॉवल, सोप, गाउन, सारी बिलोंगिंग्स जितनी भी थी वो सारे कलेक्ट करके आपने कंटेन कर लिया, आपने एक जगह पे रख लिया, ठीक है। बाहर जो है वो आपने नहीं निकालनी उस एरिया से, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो गई है। पेशेंट को आपने री सर्वे किया, री शावर किया अगर जरूरत है तो। अब शावरिंग जो है इसमें हम क्या करते हैं, शावरिंग ऐसे करनी है, उसे ऐसे शावर देना है कि बाहर का जो एरिया है वो हमारा कंटामिनेट ना हो, ठीक है, बाहर का जो एरिया वो कंटामिनेट ना हो। हमने उस एरिया को कवर करना है, जिस एरिया के ऊपर हम उसे शावर देना है ना, उसको भी प्लास्टिक से कवर करना है। और ये जो पानी है ना हमारा, ये पानी जो है वो ड्रेनेज के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनको जो है वो हम अलग जो है वो डिस्कार्ड कर लेते हैं। अगर ये ड्रेनेज में जाता है तो ड्रेनेज में काफी सारी जो है वो एनिमल्स होंगे, काफी सारे इंसेक्ट्स वगैरह होंगे, तो वो सारी चीजें जो है वो मर सकती है, ठीक है। या वो पानी जो है वो ड्रेनेज वगैरह का पानी जो है वो भी कंटामिनेट हो सकता है, ठीक है। साथ साथ हम इनका बायोलॉजिक सैंपल लेते हैं, नेजल या थ्रोट से या ब्लड से वगैरह जो है इनसे सैंपल लेते हैं, ठीक है। अगर इंटरनल कंटामिनेशन है, ये तो हम बाहर की कंटामिनेशन की बात कर रहे हैं कि हमने शावर वगैरह लिया, ये सारे काम किए। अगर इंटरनली जो है वो पेशेंट कंटामिनेट है, तो साथ साथ जो है वो हम एडिशनल ट्रीटमेंट भी देते हैं, ठीक है, कैथारसिस करते हैं, गैस्ट्रिक लिवाज करते हैं चिलेटिंग एजेंट्स वगैरह के साथ, ठीक है। ये डिकंटामिनेशन ड्रिल्स है, ये आप लोग इस पिक्चर को देखो, इस बंदे ने खुद को किस तरह कवर किया है, ठीक है, और पेशेंट को लेके जा रहा है, ठीक है। ये देखिए पेशेंट को जो है वो शावर दिया जा रहा है, उनको उन्होंने जो है वो खुद को बिल्कुल कंप्लीटली जो है वो कवर किया है हर चीज के साथ, ठीक है। और इर्द गिर्द भी आप देखो प्लास्टिक्स वगैरह लगे हैं, ठीक है, ये पानी, ये सारी चीजें जो है वो कहीं और मिक्स ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिक डिजास्टर्स आते हैं। यहाँ तक कोई क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी, तबीयत बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह।
चलिए, ठीक है। नेक्स्ट फिर जी, थैंक यू सो मच। ठीक है। बायोलॉजिकल डिज़ास्टर से ठीक है, यहाँ तक हमने अभी सिर्फ़ ट्रियाज के बारे में इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, ट्रियाज तक सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? ट्रियाज तक सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो है ये इसका कोई पूछ सकता है डिकंटामिनेशन का, ठीक है? कि आपने अगर कोई केमिकल या कोई उम, रेडिएशन डिज़ास्टर होता है तो आपने पेशेंट को जो है वो किस तरह डिकंटामिनेट करना है। ये चीज़ थोड़ा-सा जो है वो एक दफ़ा देख लो, ठीक है? इसके अलावा जो है ये बायोलॉजिकल डिज़ास्टर्स है कौन-कौन से ये तो ख़ैर हमें वैसे भी पता है लेकिन ये चीज़ें जो है ये इन चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है? सो आई थिंक यहाँ तक काफ़ी है, यहाँ से आगे जो है वो हम फिर नेक्स्ट कल पढ़ लेंगे, ठीक है? और यहाँ तक किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। यहाँ से मैं आप लोगों की अटेंडेंस जो है वो अ, मार्क कर लेता हूँ। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो। कॉलेजेस तो अभी डिसाइड होगा कि कब खुलनी है तो देखते हैं अभी। अभी तो ख़ैर खुल भी जाए तो हम तो अभी नहीं आ सकते, कुछ दिनों तक। देखते हैं कब तक खुलते हैं कॉलेजेस, कब तक डिसाइड होता है, गवर्नमेंट कब डिसाइड करता है। सबसे पहले तो गवर्नमेंटल डिसीजन आएगा, उसके बाद कोई डिपार्टमेंटल डिसीजन होगा, कोई ऑर्गेनाइज़ेशनल डिसीजन होगा। तो या इंस्टीट्यूशनल कोई पॉलिसी आएगी क्या? दुआ करते हैं कि खुल जाए, अल्लाह करे जल्दी खुल जाए, अल्लाह करे ये चीज़ ख़त्म हो जाए सारी, केसेस वगैरह ख़त्म हो जाए तो इंशाल्लाह खुल जाएँगे कॉलेजेस बहुत जल्दी।
आमीन। चलिए अटेंडेंस मैंने आप लोगों की मार्क कर ली है, ठीक है। सो आज का लेक्चर हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे हम जो है वो देखेंगे, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।